सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा में आज शिवसेना के सांसदों ने महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया और सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला को 108 दिन से हिरासत में रखने के मामले पर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने दोनों सदनों में आर्थिक मंदी और दिल्ली के प्रदूषण पर सदन का ध्यान खींचने की कोशिश की है। लोकसभा में कल प्रदूषण के मसले पर चर्चा होगी। वही संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआत के साथ ही आज से राज्यसभा के मार्शल का क्लेवर बदल गया है। मार्शल अब सेना और सिविल पुलिस जैसी वर्दी में दिख रहे हैं। पहले मार्शल की वर्दी में सिर पर साफा दिखता था और अब सैनिकों जैसा कैप दिख रहा है। राज्यसभा का ये 250वां सत्र है और 245 सदस्यों वाली राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। 24 नवंबर को भारतीय संविधान के 70 साल भी पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। आज राज्यसभा के 250वें सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा का गठन राज्यों और केंद्र की कड़ी के तौर पर बनाया गया था और ये भारत की संसदीय प्रणाली का अविनाशी हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सभी दलों से अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है। इसके साथ के लिए बीजेपी के साथ एनसीपी को बतौर उदाहरण पेश किया। मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पास करवाने की तैयारी में भी है और इनमें से एक है चिट फंड बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। क्या है इसमें खास और कैसा चल रहा है संसद का सत्र का पहला दिन, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय की ओर, जो आज सुबह से संसद में ही है। लक्ष्मण, ये बताएं हमें कि चिट फंड बिल में आखिर किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों कई सारी कंपनियों में घोटाले सामने निकल कर आए और ऐसा लगा कि वो कंपनियां चिट फंड की आड़ में कुछ गलत काम कर रही थीं, लेकिन अब सरकार ने वो 1982 का चिट फंड एक्ट है उसमें बदलाव करने का फैसला लिया है और लोकसभा में इसी से जुड़ा हुआ बिल पेश किया गया है और इस बिल को पारित कराने की कोशिश होगी। इसके बाद चिट फंड जो कंपनियाँ होती हैं उनका बेहतर रेगुलेशन हो सकेगा, उनमें बेहतर पारदर्शिता आ सकेगी और चिट फंड के नाम पर धोखाधड़ी करना मुश्किल हो सकेगा। उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि चिट फंड कंपनियां बेहतर तरीके से विकास कर सके, इसके लिए भी जरूरी प्रावधान हुआ है और चिट की जो अधिकतम सीमा है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए है, उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है और कंपनियों के लिए 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। चिट फंड में कोई भी कंपनी कोई भी फैसला लेगी तो उसमें कम से कम 2 सब्सक्राइबर का होना जरूरी होगा। इस बात को ये प्रावधान किए गए हैं और इसका दुरुपयोग ना हो इसका भी प्रावधान किया गया है। ये चिट फंड एक पहला बिल है जो आज लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद ऐसे 20 से ज्यादा बिल हैं जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करने की सरकार कोशिश करेगी, जिसमें अध्यादेश भी है जिसके तहत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। साथ ही साथ एफआरडीआई बिल में बदलाव का प्रस्ताव है आने वाले दिनों में, ताकि बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा मिल सके। और इतना ही नहीं, कोऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन के लिए बेहतर कानून से जुड़ा हुआ बदलाव भी संसद के इसी सत्र में आना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कई अहम बिल हैं जो संसद में पेश होने वाले हैं। लक्ष्मण, आप बने रहें क्योंकि एक और अहम खबर पर हम आगे बढ़ेंगे। बीपीसीएल में विनिवेश पर एक्शन तेज हो गया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीपीसीएल के विनिवेश पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं वित्त मंत्री ने भी यहाँ साफ कर दिया है कि मार्च तक सरकार बीपीसीएल और एयर इंडिया का स्ट्रैटेजिक सेल पूरा कर लेगी। लक्ष्मण, बताएं दोनों खबरों पर अपडेट आप दे रहे हैं। सबसे पहले आपको 23 सितंबर को ही यहां पर दे दी थी खबर आपने, लेकिन ये बताएं कि अब बीपीसीएल में हिस्सा बेचने पर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इसको लेकर।
देखिए, अब सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। कई सारी रिफाइनरी में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी थी, राज्य सरकारों से भी सहमति बन गई है और प्रस्ताव को कैबिनेट में भेज दिया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, और कैबिनेट की अगली बैठक में बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसमें सरकार अपनी 53.3% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है और सरकार को भरोसा है कि इससे करीब 60,000 करोड़ रुपए आएंगे और अगर बोली बेहतर लगी तो इससे ज़्यादा भी पैसे आ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बोली मंगाने की शर्तें क्या होंगी। सरकार की कोशिश यही होगी कि शर्त इस तरह से रखी जाए ताकि विदेशी कंपनियां भी इसमें बोली लगा सके, और अटकलें इस बात की काफ़ी तेज हैं कि विदेशी कंपनी आरामको भी यहाँ पर अपनी बोली लगा सकती है बीपीसीएल में खरीदने को लेकर के। और इसके लिए सरकार ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ट्रांजैक्शन वैल्यूअर, एसेट वैल्यूअर नियुक्त करने के लिए जो विज्ञापन की प्रक्रिया होती है उसको भी शुरू कर दिया। कंपनी का नाम लिए बगैर वो विज्ञापन निकाले जा चुके हैं, आवेदन मंगाए गए हैं और 25 तारीख को बोलियां खुलेगी। माना जा रहा है कि 25 तारीख से पहले सरकार की कोशिश होगी कि बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी ले ली जाए। ऑलराइट, तो आपकी दी हुई खबर लक्ष्मण जो आपने दी थी 23 सितंबर को, वो यहाँ पर साफ होती हुई पूरी तस्वीर। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। प्याज टमाटर के बाद अब दालों के बढ़ते दाम आम लोगों की परेशानी का सबब बनेंगे। एक हफ्ते में तूर और उड़द दाल की कीमत करीब 100 रुपए पर पहुंच गई है, लेकिन ताजा अपडेट इस पर लेकर आए हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, ये बताएं कि अब बढ़ती दालों की जो कीमतें हैं उससे राहत पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, प्याज के बाद दाल की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर मैं बात करूं तो दालों के दाम जो है 5 से 6 रुपये जो है वो बढ़े हैं। उड़द की बात करूं तो उड़द जो है 100 रुपये के पास जो है पहुंच गई है। तूर जो है 98 रुपये किलो जो है उसके आसपास मिल रही है। मूंग जो है वो भी 95 रुपये किलो आसपास मिल रही है। मसूर जबकि 72 रुपये किलो के आसपास जो है पहुँच गया। तो सरकार इसको लेकर के काफ़ी परेशान है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने इसको लेकर के एक बैठक जो है वो भी की थी और काफ़ी सारे निर्देश दिए जिससे कि दालों की सप्लाई जो बढ़ा जाए। पहला, जितने भी व्यापारियों ने दाल का इम्पोर्ट किया है उसको जल्द से जल्द क्लियरेंस जो है वो दिया जाएगा ताकि वो दाल जो है जल्दी से जल्दी बाजार में जो है पहुंच सके। दूसरा ये स्टेप लिया जाएगा कि नेफेड जो है वो दालों का प्रोक्योरमेंट जो है वो करेगा, घरेलू बाजार से भी करेगा और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको इम्पोर्ट जो है वो भी करेगा। ये इसलिए किया जाएगा ताकि बफर स्टॉक जो है सरकार हर साल 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है, वो बफर स्टॉक जो है दोबारा से बनाया जा सके। इसके अलावा तीसरा कदम जो है दालों की सप्लाई जो है केंद्रीय भंडारों के जरिए जो है वो बढ़ाई जाएगी। नेफेड जो है वो मिल्ड दाल जो है वो सप्लाई कराएगा केंद्रीय भंडारों को और उसको बढ़ाया जाएगा। चौथा एक अंतिम स्टेप जो है सब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ लेकर के चलने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे पीडीएस के जरिए भी दालों की सप्लाई जो है वो की जाएगी और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को जो है मॉनिटरिंग जो है वो करेगा ताकि आने वाले दिनों में दालों के दाम ना बढ़े और दालों के दाम जो है काबू में रहे। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शेयर बाजार की खबरों की ओर, जहां पर हफ्ते की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई है और आज हेवीवेट्स ने निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया है। इंडेक्स 11 अंक नीचे बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स की बात करें 73 अंकों की गिरावट हमने यहां आते हुए देखी है। बैंक निफ्टी ने भी आखिरी घंटों में दिन भर की बढ़त को गंवाया है, पर छोटे मझोले शेयरों की बात करें तो यहां खरीदारी का रुझान रहा। लेकिन चलिए आज के कारोबार का पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, ये बताएं कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, आज के कारोबार की हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और भारतीय बाजारों में एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज बैंकिंग की तेजी थी, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में ज़्यादा तेजी देखने को मिली, चाहे वो बैंक्स के हों या अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक हो। सेंसेक्स में करीब 72 अंकों की गिरावट, निफ्टी 11 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 16 अंक नीचे और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स आज हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। वहां पर खरीदारी का दौर था और इसमें भी 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा चमके, इनफैक्ट 3, पहला मेटल, दूसरा फार्मा और तीसरा बैंकिंग। ये 3 ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज खरीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली। इनफैक्ट मिड कैप फार्मा में तो आज एक जोरदार खरीदारी देखने को मिली जिसको ग्लेनमार्क फार्मा लीड कर रहा था। टेलीकॉम में भी बाइंग का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है, चाहे वो भारती हो या फिर आइडिया, दोनों में ही खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। और मेटल स्पेस के अंदर भी आज एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर ये बाइंग आई थी। बैंकिंग में जो छोटे मझौले बैंक हैं, मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक जैसे बैंक या सिंडिकेट जैसे बैंक, इनके अंदर कुछ एक मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में फ्रंट लाइन इंडेक्स में बहुत मूव नहीं था, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में काफी खरीदारी थी। राइट, लेकिन इसके अलावा कोई सेक्टर स्पेसिफिक या शेयर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आज?
देखिए, शुरुआत करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों के साथ, जहां पर आज खरीदारी रही, या फिर निफ्टी के कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करें। पहले बढ़ने वाले शेयरों की, भारतीय एयरटेल 4% की तेजी, इनफैक्ट ये लगातार मोमेंटम के अंदर है। यूपीएल 3-3.5% ऊपर। सन फार्मा, जहां टैरो में खरीदारी थी, उसके बाद सन फार्मा भी 2.5% चढ़ा। हिंडाल्को करीब 3% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला। निफ्टी कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यस बैंक 4% नीचे, बजाज ऑटो 2% नीचे, ब्रिटानिया 1.5% नीचे और M&M भी करीब 1.5% की गिरावट साथ बंद हुआ। मिड कैप पे कुछ बढ़ने वाले शेयरों में ग्लेनमार्क फार्मा आज का सुपरस्टार करीब 21.5% का उछाल। REC 5% ऊपर, फेडरल बैंक 3% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया करीब 3% का उछाल यहां पर भी था। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जुबिलेंट फूड 2.5% नीचे, बालकृष्ण 1.5% नीचे, अदानी पावर 1.5% नीचे और IGL भी करीब 1.5% की गिरावट साथ बंद हुआ। F&O के बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम वोडाफोन आइडिया का, लगातार दूसरा दिन जबकि डबल डिजिट में शेयर रिटर्न देखे गया। 22% का उछाल आज भी देखने को मिला। ग्लेनमार्क दूसरा नाम, सेंचुरी टेक्सटाइल 8% का उछाल यहां पर भी और डिश टीवी करीब 7% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप के F&O में गिरने वाले शेयरों में यस बैंक सबसे ऊपर था, जुबिलेंट फूड दूसरा नाम, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और बजाज ऑटो 2 और ऐसे नाम थे जहां पे करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली। आज मेटल और फार्मा 2 शेयर सेक्टर्स का नाम दिन था, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा लीड कर रहा, करीब 22% का उछाल। वोकहार्ट CNBC की एक्सक्लूसिव खबर के बाद करीब 9.5% उछाल। अरोबिंदो फार्मा 3.5% ऊपर, सन फार्मा 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा में मेटल के कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील 4% ऊपर, हिंडाल्को 3% ऊपर और सेल करीब 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ खबरों वाले शेयर या फिर ट्रिगर्स वाले शेयरों में BPCL का नाम 3% ऊपर, PFC 6% ऊपर, स्टर्लिंग एंड विल्सन लगातार दूसरा दिन जबकि इसमें लोअर सर्किट है, 36% शेयर टूट चुका है। और पोकर्न आज नेगेटिव न्यूज फ्लो के बाद लोअर सर्किट पे ये शेयर भी कामकाज करता हुआ। तो ओवरऑल एक मिड कैप स्मॉल कैप के नाम आज का दिन। और सबसे बड़ी बात कि आज फार्मा और साथ साथ मेटल बैंक्स, इनमें कुछ एक बैंक देखने को मिली। ऑलराइट, शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। अब GST से जुड़ी जरूरी खबर, GST रिटर्न ना दाखिल करने पर कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और इसके तहत पहले बड़े पैमाने पे नोटिस भेजकर कारोबारियों को आगाह किया जाएगा। लेकिन पूरी खबर क्या है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, ये बताएं कि अब GST रिटर्न ना दाखिल करने पर कारोबारियों के लिए क्या खबर आ सकती है? GST रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। CBSE यानी इनडायरेक्ट टैक्स विभाग ने सभी जोनल कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर सभी ऐसे कारोबारी जिन्होंने 6 या 6 बार से ज़्यादा GST रिटर्न नहीं भरा है, उनको मास स्केल यानी बड़े पैमाने पर नोटिस भेजें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई में कहा गया है कि जो CGST का जो सेक्शन 29 है, उसके तहत सभी जो रिटर्न नहीं फाइल करने वाले कारोबारी हैं, उनका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। यानी कि सरकार की तरफ से इस वक्त बहुत ही सख्त कदम उठाने की तैयारी चल रही है और इसमें उन तमाम कारोबारियों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है जिन्होंने GST रिटर्न नहीं भरा है। इससे पहले गौरतलब है कि सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि जो लोग 2 या 2 बार से ज़्यादा GST रिटर्न नहीं भरा है, उनका ई-वे बिल जनरेट करना बंद कर दिया जाए। यानी कि एक तो पहले ई-वे बिल जनरेट बंद होगा और दूसरा, अगर उन्होंने GST रिटर्न नहीं भरा तो उनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी कार्रवाई इनडायरेक्ट टैक्स विभाग ने कहा है 25 नवंबर तक कर देना है। यानी कि 25 नवंबर तक बड़े पैमाने पर टैक्स के नोटिस जाएंगे और इस दौरान बड़े पैमाने पर जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी कैंसिलेशन होगा। इस वक्त देश में करीब 1.25 करोड़ के करीब GST रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो कि नॉन फाइलर हैं, यानी कि GST रिटर्न नहीं भरते हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम लोगों के ऊपर एक तरह से कहें कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। देश में क्रेडिट स्कोर को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, ऐसा कहना है फिनटेक कंपनी पैसा बाजार की एक रिपोर्ट का। मेकिंग इंडिया क्रेडिट फिट नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिला है। कंज्यूमर्स फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट स्कोर को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं और इसमें फिनटेक लेंडर्स का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक मिलेनियल्स क्रेडिट फिटनेस को लेकर ज्यादा अलर्ट हैं। साथ ही अब बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में लोग कंज्यूमर क्रेडिट स्कोर को अहमियत दे रहे हैं, उसकी अहमियत बेहतर समझ रहे हैं।
अभी इजीली ईएमआईज में लोन्स मिल रहे हैं. पीपल वांट टू बाय मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर. जो भी इवन हॉलीडेज लेने के लिए लोग लोन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं. और मिलेनियल्स अभी दे आर इजी टू टेक क्रेडिट बिकॉज पहले वी सॉ एन एनालिसिस दैट पहले जो 1970s में बॉर्न हुए वो फर्स्ट लोन लिए थे जब वो 35 साल के हुए. अब जो 1980s में बॉर्न हो रहे हैं उन्होंने फर्स्ट लोन लिया है जब 27 ईयर ओल्ड या 28 ईयर ओल्ड में फर्स्ट लोन ले रहे हैं. तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लोन क्रेडिट का अवेयरनेस होना. 65% ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग एट क्रेडिट स्कोर्स आर मिलेनियल्स. सो उनका अवेयरनेस ज़रूर बढ़ रही है. हम लोग ने देखा 855 सिटीज़ से हम लोग के क्रेडिट रिपोर्ट का इंक्वायरी और रिपोर्ट लिए गए थे. तो टॉप 10 बल्कि हो सकता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो. पहले टॉप 10 तो ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द लोग टॉप 10 से आते थे 1-2 साल पहले. अब टॉप 10 सिर्फ 35% है. बाकी 65% ऑफ द पीपल जो टॉप 10 के बाहर वाले सिटीज़ से आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स. ऑलमोस्ट 855 टाउन्स मैंने बोला आपसे जहाँ से आ रहे हैं. सो एजुकेशन पे हम लोग ने जो अवेयरनेस बिल्ड किया है उस दैट हैज हेल्प्ड एंड पीपल आर वांटिंग टू नो दिस कोर्स. आगे बढ़ते हैं. ज्यादा फीस के खिलाफ जेएनयू का विरोध मार्च थमने का नाम नहीं ले रहा है. फीस बढ़ोतरी को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर आज जेएनयू के छात्रों ने संसद मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 144 लगाई गई है. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों की मांग पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी बना दी है. जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि जेएनयू में 40% से ज्यादा छात्र गरीबी रेखा के नीचे से हैं और ऐसे में अगर बढ़ी हुई फीस लागू हुई तो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबड़े को भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है. 17 नवंबर को रिटायर हुए पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही सीजेआई पद के लिए जस्टिस बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी और जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस के रूप में 18 महीने कार्य करेंगे. वहीं 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे. हाल ही में आए अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद फैसले की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस बोबड़े भी शामिल थे. और अयोध्या विवाद के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल